बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। सेकंड सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस सेशन के अंदर जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो रिसीवर ऑपरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स, आरओसी इसको कहते हैं, आरओसी कर्व। तो जब भी आप किसी भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को विद द हेल्प ऑफ क्लासिफायर जब वो एड्रेस करेंगे तो जो चीज़ें जो है वो आपसे डिमांड की जाती हैं या जिनके ऊपर आप एवेल्युएट कर रहे होते हैं किसी भी क्लासिफायर को, सबसे पहले आप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ड्रा करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आप जो है वो रिकॉल, प्रिसिजन, एफ स्कोर और एक्यूरेसी आप जो है वो डिटरमिन करते हैं। फिर आप आरओसी जो है वो कर्व जो है वो ड्रॉ करते हैं। आरओसी कर्व जो है जो एवेल्युएटर होता है उसके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होती है कि वो आपके जो काम है उसकी ओरिजिनलिटी को जो है वो एवेल्युएट कर सके। अच्छा, आरओसी कर्व क्या है एक्चुअली? ये एक प्लॉट है। ROC curve is a graphical plot used to show the diagnostic ability of a binary classifier. किसी भी बाइनरी क्लासिफायर की जो डायग्नोस्टिक एबिलिटी है उसको जो है वो शो करता है। इनिशियली जो है ये सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के अंदर जो है वो ROC जो है वो कर्व यूज हुई थी और बाद में अब जो है उसको मेडिसिन, रेडियोलॉजी या नेचुरल हैजर्ड्स या मशीन लर्निंग के अंदर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो एक्सेप्टेंस मिली और अब वाइडली यूज होती है ये इन फील्ड्स के अंदर। तो इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास एक ग्राफ है। इसमें आप एक्स एक्सिस के अलांग देखें तो आपके पास फॉल्स पॉजिटिव रेट है और जबकि वाई एक्सिस के अलांग आपके पास ट्रू पॉजिटिव रेट है। आपके पास आप जो है वो इन दोनों के बिटवीन मीन के आप एक्स एक्सिस में जो है वो ट्रू पॉजिटिव ला सकते हैं और फॉल्स पॉजिटिव रेट आप जो है वो अलांग वाई एक्सिस भी जो है वो आप शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें जो है वो कोई जो है वो मैटर नहीं करता, लेकिन यह है कि कर्व की शेप जो है वो डेफिनेटली जो है वो चेंज हो जाएगी उस केस के अंदर। अच्छा, अब आप देखें कि क्रिएटिंग आरओसी कर्व, आप कैसे जो है वो आरओसी कर्व को जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये न्यूमरस पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, डॉट्स हैं। डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब अगर आपके पास एक कोई क्लासिफायर है, बाइनरी क्लासिफायर है और डिस्क्रीट आउटपुट उसकी आती है, जैसे कि लास्ट एग्जांपल हमने देखी थी, हमने थ्रेशोल्ड की वैल्यू 0.6 रखी थी हमने और 0.6 रखकर हमने जो है वो ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव और फॉल्स नेगेटिव की वैल्यू निकाली और एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किया। उस कंफ्यूजन मैट्रिक्स से आप ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस फार्मूला। ट्रू पॉजिटिव रेट क्या है और फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या है, ये आपके पास फार्मूला जो है वो गिवन है। जब आप इन दोनों की वैल्यूज निकाल लेते हैं तो ये आपके पास सिंगल वैल्यू आती है। तो आप कह सकते हैं कि एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अगेंस्ट आपके पास एक जो है ये पेयर बनता है, ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट। तो जब आप इस एक पॉइंट को यहाँ पर जब वो मैप करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक सिंगल डॉट आ जाता है, सिंगल डॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगेंस्ट ईच कंफ्यूजन मैट्रिक्स सिंगल डॉट आएगा। तो मैंने जैसा कि उस एग्जांपल में आपको बताया था कि आप अगर थ्रेशोल्ड वेरी करते हैं, थ्रेशोल्ड वेरी करने से आपके पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स चेंज होगा और जब कंफ्यूजन मैट्रिक्स चेंज होगा तो ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। तो यूं आपके पास मल्टीपल डॉट्स आते जाएंगे और आप उससे एक जो है वो प्रिसाइज या ऑप्टिमम जो वैल्यू है थ्रेशोल्ड की उसको भी आप जो है वो जज कर सकते हैं। क्योंकि जब वो ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड आ जाता है तो हम कहते हैं कि क्लासिफायर कन्वर्ज कर गया
मीन कि आप इसको फर्दर इसकी एक्यूरेसी को आप इम्प्रूव जो है वो नहीं करते। जैसे आप खुद देखें कि आपके पास अगर डाटा गिवन हो तो आप हिट एंड ट्रायल से थ्रेशोल्ड को वेरी करके कभी उसको उसकी वैल्यू जो है वो आप इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ताकि आपका जो क्लासिफायर है उसकी एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो आरओसी को बेसिकली आपको अगेंस्ट ऑल दोज थ्रेशोल्ड्स, कि वो थ्रेशोल्ड्स जब आप सेट करते जाते हैं, चेंज करते जाते हैं, तो एक्यूरेसी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट की वैल्यू जो है वो कहाँ पर जो है वो जाती है। ये आपके पास एक्चुअली फॉल्स पॉजिटिव रेट और ट्रू पॉजिटिव रेट के अगेंस्ट आप जो है वो प्लॉट ड्रॉ करते हैं। अब इसकी डिटेल को जो है हम देखते हैं। जी, कौन रीड करेगा? इकरा इकबाल साहिबा। मैं पढ़ूं सर? जी जी आप पढ़, जी पढ़ दें आप। क्रिएटिंग ऑल, ठीक है, ओके सीधा आप पढ़े। It is constructed by plotting the true positive rate against the false positive rate. The true positive rate is the proportion of observations that were correctly predicted to be positive out of all positive observations. मीन कि ये आपके False पास positive rate, पॉजिटिव proportion of observation that were correctly predicted to be positive, यानी कि कितनी आपके पास, अगर ये टोटल बिन मैंने लास्ट एग्जांपल में भी दी थी कि अगर आपके पास जो पॉजिटिव वाला पूल है उसके अंदर आई अज्यूम दैट कि 96 सैंपल आए थे और उसमें से उसके अंदर जो है आपके पास से या 90 सही है। जी जी आपके पास फॉर एग्जांपल 90 जो है वो आपके पास जो है वो ठीक है। अच्छा नहीं, मैं गलत हूँ। टोटल आपके पास जो इनपुट थी, इनपुट में से 90 पॉजिटिव सैंपल आपने क्लासिफायर को दिए, उन 90 में उन सॉरी 96 आपने एज अ इनपुट दिए, उन 96 में से उस 90 को उसने करेक्टली क्लासिफाई किया और 6 को जो है वो उसने इनकरेक्टली क्लासिफाई कर दिया, मीन के वो थे पॉजिटिव लेकिन उनको उसने नेगेटिव जो है वो डिक्लेयर कर दिया। तो ये आपके पास फॉल्स नेगेटिव होंगे और ये आपके पास ट्रू पॉजिटिव जो है वो होंगे। आपके पास टोटल जो इनपुट थी वो आपके पास 96 सैंपल थे और वो पॉजिटिव थे, तो इसमें आपके पास जो ट्रू पॉजिटिव रेट आएगा, ट्रू पॉजिटिव 90 डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, तो दैट विल बी इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 96 आ जाएगा आपके पास ट्रू पॉजिटिव रेट। जी नेक्स्ट आप लाइन रीड करेंगे। फॉल्स पॉजिटिव रेट, False positive rate is the proportion of observations that are incorrectly predicted to be positive out of all negative observations. जी यानी कि अब आपके पास कितने जो हैं, कितने फॉल्स पॉजिटिव हैं। फॉल्स पॉजिटिव कब होंगे? जबकि वो थे एक्चुअली नेगेटिव लेकिन आपके क्लासिफायर ने उनको पॉजिटिव जो है वो डिक्लेयर कर दिया। तो आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी ऊपर वाली हमने एग्जाम ये इसमें अगर आप देखें कि फॉल्स पॉजिटिव और आपके पास ट्रू नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव, मीन आपके पास टोटल नेगेटिव जो सैंपल्स थे, नेगेटिव सैंपल्स की बात करते हैं, आई अज्यूम दैट कि वो 80 टोटल आपके पास नेगेटिव सैंपल्स थे जो आपने क्लासिफायर को ऐसा इनपुट दिए। उन 80 में से उन 80s में से 70s को उन्होंने करेक्टली क्लासिफाई कर दिया, मीन के ट्रू नेगेटिव थे भी वो नेगेटिव और क्लासिफायर ने उनको नेगेटिव डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जो रिमेनिंग 10 थे वो नेगेटिव लेकिन आपके क्लासिफायर ने उनको एज अ पॉजिटिव जो है वो प्रिडिक्ट किया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा?
मैं ठीक हूँ या नहीं ठीक? The false negative or फॉल्स false नेगेटिव positive? आएगा, सही कह रहे हैं सर आप। ये फॉल्स नेगेटिव आएगा। नहीं, आना तो फॉल्स है ये वैसे। फॉल्स पॉजिटिव आएगा सर। जी फॉल्स पॉजिटिव आएगा तो सर। ट्रू नेगेटिव आएगा और दूसरी तरफ जो आपने ट्रू नेगेटिव लिखा है वहां पे फॉल्स पॉजिटिव नहीं आएगा। पॉजिटिव आएगा। सर फॉल्स पॉजिटिव ही आएगा, सामने कोई लिखा हुआ है। predicted yes but actually that was no। नो। ये आपके पास फॉल्स पॉजिटिव जो है वो आ जाएगा। जैसे कि यहाँ देखें ना, आपके पास थे पॉजिटिव लेकिन आपने उनको नेगेटिव डिक्लेयर किया तो वो फॉल्स नेगेटिव है। मीन मिस्टेकनली आपने उनको नेगेटिव जो है वो डिक्लेयर किया है। तो ये भी इसी तरीके से आपके पास 10 जो है ये फॉल्स पॉजिटिव आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर अगर जो है वो इसमें फॉल्स पॉजिटिव रेट निकालते हैं तो फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू 10 है और ट्रू नेगेटिव की वैल्यू आपके पास 70 है और फॉल्स पॉजिटिव प्लस 10 है, तो ये 10 डिवाइडेड बाय आपके पास जो है वो आ जाता है 80। 10 डिवाइडेड बाय 80, तो ये आपके पास फॉल्स पॉजिटिव रेट जो है वो आ जाएगा 10/80। तो ये आपके पास एक सिंगल पॉइंट आ गया जी। यानी कि अगर आपके पास एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स है तो सिंगल पॉइंट आता है जी। आप शिजा पढ़े काइंडली, ये नोट के अंदर यही इंफॉर्मेशन मैं कंक्लूड कर रहा हूँ आपके पास। जी सर। Discrete classifier that returns only the predicted class gives a single point on the ROC space. प्लेस But मीन कि for अगर आपके पास डिस्क्रीट क्लासिफायर है जो कि आपको 0 या 1 देता है तो उस केस के अंदर अगर आपके थ्रेशोल्ड को चेंज नहीं कर सकते तो उस केस में आप एक सिंगल पॉइंट मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपको प्रोबेबिलिटी देता है, जैसे कि लास्ट टाइम हमने कहा था कि 0.7 प्रोबेबिलिटी है, 0.8 है, 0.9 है, तो आप फिर थ्रेशोल्ड लगाकर जो है वो एक्चुअल क्लास डिटरमिन करते हैं। उस केस में क्या होगा जी, शिजा पढ़े इसको। But for probabilistic classifiers which give a probability or score that reflects the degree to which an instance belongs to one class rather than another, we can create a curve by varying the threshold for the score. जैसे कि लास्ट हमने एग्जांपल में यहाँ देखा था कि आप जैसे जैसे थ्रेशोल्ड की वैल्यू जैसे 0.6 पर आप देखें तो थ्रेशोल्ड की वैल्यू 0.6 रखें, आप एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। 0.5 आप रखें, फिर आप जो है वो 0.4 जो है वो रखें, फिर आप जो है वो 0.3 रखें, 0.2 रखें और 0.3, 0.2 अप टू सो ऑन। आप थ्रेशोल्ड की वैल्यू जैसे जैसे वेरी करेंगे, या जैसे आप 0.7 वाली साइड पर भी आप आ सकते हैं, 0.7, 0.8 आप थ्रेशोल्ड की वैल्यू वेरी करेंगे तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये जो आउटपुट लेबल हैं ये आपके चेंज होंगे। और जैसे जैसे आउटपुट लेबल चेंज होंगे तो आपके पास कुछ पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव में और कुछ नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वाली साइड पर शिफ्ट होंगी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द थ्रेशोल्ड। एज अ रिजल्ट आपके पास जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है वो भी जो है वो वेरी करेगा, चेंज होगा। और जैसे जैसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स चेंज होगा तो आपके पास ये जो पैरामीटर आप निकालेंगे ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट ये भी वेरी करेगी। हर कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अगेंस्ट एक ट्रू पॉजिटिव और एक फॉल्स पॉजिटिव रेट की वैल्यू होगी। जब आप उन तमाम थ्रेशोल्ड्स के अगेंस्ट जो जो पॉइंट्स आते हैं आप उनको प्लॉट करेंगे तो आपके पास जो है वो आरओसी कर्व जो है वो आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल ली गई है कि आपके पास जो है वो जी शिजा इसको पढ़ेंगे एग्जांपल को। Let us consider the sensitivity and specificity values given in table 1. अच्छा, ये जो सेंसिटिविटी जी सेंसिटिविटी और उसके अलावा स्पेसिफिसिटी ये दोनों क्या है एक्चुअली आपके पास
हमने लास्ट में जब हम चले थे तो हमने उधर क्लियर कट जो है वो डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन जो है वो यूज की थी। तो जो ट्रू पॉजिटिव रेट होता है आपके पास, ट्रू पॉजिटिव रेट, उसको हम सेंसिटिविटी, रिकॉल या हिट रेट जो है वो कहते हैं। जबकि आपके पास जो फॉल्स पॉजिटिव रेट होता है, अच्छा अब आपके पास उस केस के अंदर जो है वो नेक्स्ट जो आपके पास है वो स्पेसिफिसिटी जो है वो आ जाती है आपके पास। अच्छा अब वहां पर आपके पास जो है वो अगर सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी आपके पास जो है वो गिवन है, these values are calculated from multiple confusion matrices for 4 different threshold values. Plot the ROC curve for this data. अच्छा अब आप देखिए कि थ्रेशोल्ड जब 1 आपने फॉर एग्जांपल किसी एक क्लासिफायर में रखा, तो आपने यहाँ पर जो है वो सेंसिटिविटी की वैल्यू जो है वो निकाली और स्पेसिफिसिटी की वैल्यू आपने जो है वो निकाल ली। तो स्पेसिफिसिटी, ये मैं प्रोनाउंस करने में जो है वो थोड़ा कर रहा हूँ। फॉल्स पॉजिटिव रेट एक्चुअली क्या होता है? फॉल्स पॉजिटिव रेट ये आपके पास बेसिकली 1 माइनस स्पेसिफिसिटी, 1 माइनस स्पेसिफिसिटी जो है ये आती है आपके पास। जबकि ट्रू पॉजिटिव रेट आपके पास जो है वो सेंसिटिविटी जो है वो आ जाता है, क्योंकि स्पेसिफिसिटी जो था वो क्या था एक्चुअली, हम ट्रू नेगेटिव था। जी एक मिनट मैं कह दी, ये देखिए हाँ जी, ट्रू नेगेटिव रेट या सिलेक्टिविटी या स्पेसिफिसिटी, ट्रू नेगेटिव रेट। और अगर आप यहाँ देखें तो ये 1 माइनस टू नेगेटिव रेट है फॉल्स पॉजिटिव, तो यहाँ पर आप ट्रू नेगेटिव, यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि ये 1 माइनस सिलेक्टिविटी या 1 माइनस स्पेसिफिसिटी है आपके पास। तो अगर आप इन दोनों को यहाँ पर जो है वो प्लॉट करते हैं 1 के अगेंस्ट, तो यहाँ पर 0 और 1, तो ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पर अगर आप देखें कि जब थ्रेशोल्ड आपके पास जो है वो थ्रेशोल्ड की वैल्यू जो है वो 1 है, अगर तो 1 के अगेंस्ट आपके पास जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा जी? इस ग्राफ में कोई एरर तो नहीं है? सर पहला पॉइंट गलत लगा हुआ है। सारे पॉइंट, अच्छा पहला पॉइंट गलत लगा हुआ है, वेरी गुड। अच्छा मीन के आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट आएगा उसमें क्या है कि आपके पास सेंसिटिविटी जो है, अच्छा यहाँ पर अगर हम इसको निकाल लें, सेंसिटिविटी आपके पास 0 है, सेंसिटिविटी ये आपके पास 0 है, और 1 माइनस स्पेसिफिसिटी, 1 में से 1 को आप सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है? 0 आता है। तो ये पहला पॉइंट आपके पास 0, 0 आ गया। समझ आइए या नहीं आए? सारे पॉइंट्स गलत हैं। सारे पॉइंट गलत नहीं है, सारे पॉइंट ठीक है मास। सही है, सही है। हाँ। नो सर यहाँ से स्पेसिफिसिटी को क्लियर कीजिएगा। अच्छा यहाँ देखे ना आप, यहाँ देखे ना जी, ये क्या है? 1 माइनस है ना, 1 माइनस है ना आपके पास। फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या होता है? 1 माइनस स्पेसिफिसिटी है ना। अगर यहाँ पर ये फॉल्स पॉजिटिव रेट होता तो फिर ये पॉइंट सारे हम कह सकते थे कि रिवर्स शायद इसमें करना पड़ते, लेकिन ये स्पेसिफिसिटी है तो ये 1 माइनस है ना, आपने इनको 1 माइनस करना है, 1 माइनस स्पेसिफिसिटी है। तो आप अगर सेंसिटिविटी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंसिटिविटी यहाँ पर दिखे तो ये 0 है पहला पॉइंट, और जब आप स्पेसिफिसिटी को 1 में से माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो ये पहला पॉइंट ये आ गया। जब थ्रेशोल्ड 2 पर आप गए तो यहाँ पर आपके पास सेंसिटिविटी 0.5 है,
ये आप देखें तो ये 0.5 के ऊपर है आप। और दूसरी क्या है वैल्यू है, स्पेसिफिसिटी 0.75 है, तो आप इसको 1 माइनस करें अगर तो 0.25, तो ये 0.25 के ऊपर ये सेकंड पॉइंट आपके पास आ जाए। फिर आपके पास यहाँ पर सेंसिटिविटी जो है वो 0.75 है, ये ठीक है 0.75 के ऊपर है, और इसको आप ये 0.5 है तो 1 में से आप माइनस करें तो ये 0.5 पर आप चलेंगे। सिमिलरली आप थ्रेशोल्ड 4 के ऊपर जो वैल्यू प्लॉट करेंगे वो आपके पास जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो जब आप इन डॉट्स को मिलाएंगे तो ये आपके पास एक जो है वो कर्व बन जाती है, इसको कहते हैं ROC कर्व। क्लियर हुई है बात? यस सर। अच्छा शिजा अटेंडेंस आप ले लें क्योंकि एक स्टूडेंट कोई जो है ना वो इस सेशन में नहीं आया हमारे साथ जी है। जब मैं देख लेता हूँ कौन है, शायद उसामा साहब हैं क्योंकि वो डंडी मारने के काफी एक्सपर्ट हैं। आज तो अरमगान साहब भी हमारे साथ हैं जी। अरमगान साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। बावलपुर में ही हैं या लाहौर वापसी हो गई? नहीं सर, आज वापसी है। वापसी है, अच्छा अच्छा चलिए। जी इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। अच्छा खामोशी को हाँ समझा जाए? जी सर। अच्छा सर एक चीज पूछनी है जी जी बताइए। कि सर अगर सेंसिटिविटी में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो तब भी ग्राफ में कर्व शो होगा? जी बच्चे अगर आप देखें कि सेंसिटिविटी अगर आप ट्रू पॉजिटिव रेट में से यानी कि 1 में से आप ट्रू पॉजिटिव रेट माइनस करते हैं, यहाँ पर अगर आप चलते हैं जी 1 में से आप तो ये वो फॉल्स नेगेटिव रेट आ जाता है। अगर आप 1 में से ट्रू पॉजिटिव रेट जो है वो आप माइनस करते हैं तो ये आपके पास जो है वो फॉल्स नेगेटिव आता है। जबकि यहाँ पर आपके पास एक्चुअली क्या होना चाहिए, आपके पास जो है वो ग्राफ में स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी इन दोनों के दरमियान ये ग्राफ होता है। तो हमने इसको क्लियरली जो है ये डिफाइन किया था कि आपके पास ये ग्राफ है ट्रू पॉजिटिव रेट का और फॉल्स पॉजिटिव रेट का, तो इसमें हम नेगेटिव रेट को जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे। ओके सर ठीक है। अच्छा अगर आपने नेगेटिव लेना है फिर दोनों नेगेटिव आप ले ले, ट्रू नेगेटिव रेट और फॉल्स नेगेटिव रेट को आप प्लॉट करें तो ऑलमोस्ट वो भी फिर कुछ ऐसे ही आएगा। यस सर। अच्छा अब हम ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया, अब बात आ जाती है उसको इंटरप्रेट करना। तो इंटरप्रेट ग्राफ को आप यूजुअली सुनते होंगे एरिया अंडर द कर्व, AUC एरिया अंडर द कर्व। तो ये बेसिकली जब आप ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं तो उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो आपने स्टार्ट करनी है। मोहसिन रियाज साहब वेलकम। उसामा साहब गए हैं तो मोहसिन रियाज साहब जो वो तशरीफ ले आए हैं, तो अब दोबारा हम 15 हो गए। सर अस्सलाम वालेकुम। यार डंडी मारने की भी हद होती है मोहसिन साहब। मैंने कहा ईद गुजार कर आए होंगे फ्रेश फ्रेश जनाब, आज 8:30 बजे आप सेशन ज्वाइन कर लेंगे। सर वो पता नहीं क्या नाम है, थोड़ा सा इशू हो गया था तो सर अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान करे। मंगनी वगैरह तो नहीं कर ली? नहीं सर नहीं। अच्छा मैंने कहा ऐसी नागानी आफत जब आती है तो बाद इंसान नहीं सर अल्लाह खैर करे। अच्छा अच्छा कि ऐसी हमारी किस्मत का। हाँ नहीं सर ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है क्योंकि ईद के मौके पर दूसरी चीजें यही होती हैं। सर ऐसा ही है सर। नहीं मेरा सर आप कह रहे थे ऐसा ही है, लेकिन वो ना एक्चुअली थोड़ा मेरा नेट का इशू था इस वजह से। चलो कोई बात नहीं।
चलें जी, इंटरप्रेटिंग द आरओसी जी रीड करें जी। आप में से कौन? आमना साहिबा आप कर दें। The ROC curve shows the trade-off between sensitivity and specificity, 1 FPR, 1 minus FPR. सर पढ़ती जाऊं या फिर आप पॉइंट जी बाय जी पॉइंट? जी जी, जहां पर मैंने डिस्क्राइब करना होगा तो मैं रोक लूंगा आपको। जी। Classifiers that give curves closer to the top left corner indicate a better performance जी बस as यहाँ a पर base. रुक जा। ये that is very important point. Classifier that give curve closer to the top left corner indicate the better performance. यानी कि ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, जितनी कर्व इसके करीब होगी, यानी कि अगर वो कर्व आती ऐसे है बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के ऊपर, हम कहते हैं कि ये आइडियल कंडीशन है। लेकिन अगर जितनी जितनी इसके करीब कर होगी कर्व, फॉर एग्जांपल कर्व आपकी ऐसे आती है, तो आप कह सकते हैं कि जो क्लासिफायर है उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा जो है वो अच्छी है या वो उसकी एक्यूरेसी हाई है। लेकिन जैसे जैसे आप जो है वो आपकी कर्व डायगोनल की तरफ या यूं आती जाएगी बॉटम की तरफ, तो उस केस के अंदर आपकी जो क्लासिफायर है उसकी एक्यूरेसी जो है वो वर्स होती जाएगी। फॉर एग्जांपल ये अगर आपकी कर्व कुछ यूं आई है, उस केस में आप जो है वो कह सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कोई इतनी अच्छी जो है वो नहीं है। जी पढ़ेंगी आप आगे नेक्स्ट पॉइंट। As a baseline, a random classifier is expected to give points laying along a diagonal. यानी कि FPR आप जी देखिए, आप जो आपके पास अगर जो रैंडम क्लासिफायर है जिसके अंदर आपके पास फॉल्स पॉजिटिव रेट और ट्रू पॉजिटिव रेट इक्वल है, मीन कि ये आपके पास डायगोनल पर लाइन अगर आ जाए तो वो रैंडम क्लासिफायर है। ये तो खैर नहीं आएगा आपके पास। रैंडम क्लासिफायर के केस के अंदर आपके पास डायगोनल लाइंस आती है कि जितने आपने जो है वो ट्रू पॉजिटिव कहे इतने ही आपने फॉल्स पॉजिटिव, मीन के प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है। तो ये तुक्के वाली बात है कि आपने तुक्का लगाया, ठीक है, यानी कि आप बताते जाएं आंखें बंद करके कि ये कलर रेड है या ग्रीन है, तो उसमें से 50-50 चांसेस है कि रेड रेड होगा और ग्रीन ग्रीन होगा। तो baseline a random classifier is expected to give a point lying along the diagonal, मीन कि diagonal line आपके पास random classifier की जो है वो आ जाएगी। अच्छा, the closer the curve come to 45 degree, मीन कि diagonal, the less accurate the test, उस केस के अंदर आपके जो टेस्ट होंगे वो less accurate जो है वो होंगे। आपके पास जितनी आप accurately classify किए हैं इतने ही आपने जो है वो mistakenly जो है वो classify किए हैं, तो उस केस के अंदर आपकी कर्व जो है वो अच्छी नहीं होगी। जी अब इसको हम डीपली जो है वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन चीजों को। जी आमना। ROC doesn't depend on the class distribution. This makes it useful for evaluating classifiers predicting rare events such as disease or disasters. भी बेसिकली देखिए आपके पास ये क्लास डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डाटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट है उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये बेसिकली आपके पास एवेल्युएट करने के लिए, क्लासिफायर की एक्यूरेसी को एवेल्युएट करने के लिए क्या वो यूज होती है कि हाउ एक्यूरेटली वो किसी भी डिजास्टर को प्रिडिक्ट करता है कि कल रेनिंग है या नहीं है, ये पेशेंट जो है करंट पेशेंट जिसका टेस्ट लिया है उसके अंदर कोई डिजीज है या कि नहीं है, ये प्रिडिक्शन के लिए जो है वो एक्चुअली यूज होता है। In contrast, evaluating performance using accuracy would favor classifiers that always predict a negative outcome. सर हो गया। That always predict a negative outcome for rare events, यानी अब आप देखें कि ये आपके पास एक्यूरेसी का जो फार्मूला है, मीन कि ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव और ओवरऑल पॉसिबल जो है वो टेस्ट केसेस, ये आपके पास एक्यूरेसी तो आ ही गई है, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास जो है वो आरओसी कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो होता है, जो कि आरओसी कर्व को इंटरप्रेट करने के लिए यूज होता है। अब जितना ज्यादा एरिया अंडर कर्व जो है वो ज्यादा होगा, AUC की वैल्यू
जितनी मैक्सिमम होगी आपके क्लासिफायर की एक्यूरेसी इतनी ज्यादा जो है वो बेहतर होगी। जी अब आप में से कौन पढ़ेगा जी? नसीर साहब आप का नहीं, बल्कि वजी साहब को सहमत देते हैं। वजी साहब। To compare different classifiers, it can be useful to summarize the performance of each classifier into a single measure. जी अब अब अगर आपने कोई से भी दो क्लासिफायर को आपस में कंपेयर करना है तो फॉर कंपैरिजन एक्चुअली आप क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व जो है उसको आप यूज करते हैं और उनको आप जो है वो समराइज जो है वो करते हैं। जी वजी साहब। One common approach is to calculate the area under the ROC curve, which is abbreviated to AUC. A classifier with high AUC can occasionally score worse in the specific region than an other classifier with lower AUC. अच्छा अब आप देखें क्लासिफायर विद हाई एरिया अंडर कर्व कैन occasionally score worse in a specific region than other classifier with lower area under curve। आगे पढ़ते हैं, खैर आगे इसको डिस्क्राइब करता हूँ मैं जी। But in practice AUC performs well as a general measure of predictive accuracy। जी एरिया अंडर कर्व बेसिकली जो है ना वो क्या करता है, वो आपके पास जो एक्यूरेसी है, प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी है, उसको जो है वो इंडिकेट करने के लिए या मेजर करने के लिए कि किस क्लासिफायर की एक्यूरेसी ज्यादा है, ये एक जो है वो एक्यूरेट मेजर के तौर पर जो है वो यूज होता है। जैसा कि आगे हम देखते हैं तो फिर वापस इसी पॉइंट पर आ जाएंगे हम। हाउ टू स्पेकुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल विद द हेल्प ऑफ एरिया अंडर कर्व। जी पढ़ें आप जी। An excellent model has AUC near to the 1, which means it has good measure of separability। मीन के आपके पास देखिए दो क्लासेस हैं, अगर दो क्लासेस के बिटवीन जो है वो हम क्लियरली सेपरेबल है, क्लियरली सेपरेबल है कि ये क्लास ए है और ये क्लास बी है, मीन के आपके पास कोई ओवरलैपिंग रीजन ही नहीं है, तो उस केस के अंदर आपके पास जो है वो एरिया अंडर कर्व जो है वो नियरली इक्वल टू 1 होगा। मीन के आप एक्यूरेटली जो है वो तमाम क्लासेस को जो है वो सेपर कर सकते हैं। A poor model has a जी पढ़ें आप। A poor model has a AUC near to the 0, which means it has worse measure of the separability। मीन के आप सेपरेबल कर ही नहीं सकते, मीन के आपके पास पुअर है, मीन 0 1 आप कह रहे हैं और 1 को आप जो है वो 0 कह रहे हैं। आगे पिक्टोरियली क्या देखते हैं। अच्छा in fact it means it is the reciprocating the result, it is predicting zeros and ones as zeros जी। Last and one. when AUC is 0.5 it means model has no class separation capacity whatsoever। जी अब देखिए AUC की तीन ही केसेस हैं, एक्सट्रीम केसेस। एक ये है कि एरिया अंडर कर्व आपके पास 1 है तो मीन के बेस्ट सेपरेबिलिटी है कि आपका क्लासिफायर 100% डाटा को करेक्टली क्लासिफाई कर रहा है। अगर एरिया अंडर कर्व 0 है तो आपके पास क्लासिफायर जो है वो वर्स्ट केस है, वो 0 को 1 और 1 को 0 मीन रेसिप्रोकेट कर रहा है रिजल्ट्स को। जबकि AUC आपके पास अगर 0.5 है तो फिर वो क्लासिफायर सेपरेट नहीं कर रहा, मीन के वो जस्ट ऐसा ही है जैसा कि हम कह सकते हैं कि 50-50 चांसेस है कि कल रेनिंग है या नहीं है, 50-50 जो है वो प्रोबेबिलिटी है उसकी। अब हम बात करते हैं जब AUC इक्वल टू 1 की बात कर लेते हैं जी। Red distribution curve is of the positive class, patients with disease। अब आप देखिए कि ये आपके पास हमने कहा था कि अगर आपके पास एक्सट्रीम यानी कि आपके पास ये वो कर्व क्लोजर टू टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, ये वाला केस लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर, इस केस के अंदर क्या होगा कि आपके पास कर्व कुछ यूं होगी जैसा कि ये आप देखें। इस केस में एरिया अंडर कर्व जो है वो आपके पास 1 है, मीन आपके पास ये जो दोनों क्लासेस है, ये ग्रीन वाली ट्रू नेगेटिव है और रेड वाली ट्रू पॉजिटिव है।
मीन के आपके पास रेड वाले वो पेशेंट हैं जिनके अंदर डाइजीज है और ग्रीन वाले जिनके अंदर डाइजीज जो है वो नहीं है। तो आपने जितने भी टेस्ट लिए उसमें से उसने क्लियरली यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव डिक्लेयर किया और नेगेटिव को नेगेटिव, मीन इसके अंदर फॉल्स वाला केस जो है वो पॉसिबल नहीं था। तो आपके पास जो कर्व बनी उस केस के अंदर वो आप देखें तो आपके पास एक परफेक्ट या आइडियल कर्व जो है वो बनी। जी वजी। This is an ideal situation when two curves don't overlap at all, means model has an ideal measure of separability. मीन कंफ्यूज है ही नहीं, आपका मॉडल कंफ्यूज है ही नहीं, वो क्लियरली जो है वो ब्लैक को ब्लैक और व्हाइट को व्हाइट जो है वो कह रहा है, रेड को रेड और ग्रीन को ग्रीन कह रहा है, कंफ्यूज है ही नहीं। जहां पर कंफ्यूजन आती है तो वहां पर क्लासिफायर आपका मिस्टेक करेगा, रेड को ग्रीन कहेगा और ग्रीन को रेड कहेगा, वहां पर आपके पास फिर एरिया अंडर कर्व जो है वो लेस देन 1 जो है वो आना शुरू हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देखें, it is a perfectly able to distinguish between positive class and negative। अच्छा, अगर आपके पास एरिया अंडर कर्व लेस देन 1 है, मीन के फॉर एग्जांपल 0.7 की बात कर लेते हैं। जी वजी। बढ़िया। When two distributions overlap, we introduce type 1 and type 2 errors. जी, मीन आपके पास यहाँ पर देखें कि ये ओवरलैपिंग रीजन है। ओवरलैपिंग रीजन में आप देखें तो यहाँ पर ये वाला, अगर मैं ग्रीन की बात करता हूँ तो यहाँ पर ये जैसे ये वो थ्रेशोल्ड है जो आपने थ्रेशोल्ड डिस्कस किया था। थ्रेशोल्ड से अगर आप इधर आए तो इस रीजन के अंदर ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी एक्चुअली अगर वो नेगेटिव थी लेकिन वो लाए कहाँ पर कर रही हैं, आप पॉजिटिव रीजन के अंदर लाए कर रही हैं। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये आपके पास फॉल्स पॉजिटिव है, मीन के ये एक्चुअली नेगेटिव थे लेकिन आपने उनको उनको आपने पॉजिटिव डिक्लेयर किया। लेकिन अगर इस रीजन की बात करें तो इस रीजन में आपके पास ये थे वो पॉजिटिव लेकिन थ्रेशोल्डिंग से लेस हो गए तो आपने उनको नेगेटिव डिक्लेयर किया, तो इसलिए उनको फॉल्स नेगेटिव जो है वो कहेंगे। तो यहाँ पर भी ओवरलैपिंग रीजन आ जाएगा तो आपके पास कर्व कुछ यूं जो है ये बनेगी। तो इस केस के अंदर आप देखें तो एक्सट्रीम जो लेफ्ट पॉइंट है आप उससे जो है वो डेविएट जो है वो कर गए। तो इसके अंदर जो है वो कुछ क्लासिफायर आपका कंफ्यूज है और एरिया अंडर कर्व 0.7 है, तो मीन के 70% चांसेस हैं कि आपका क्लासिफायर एक्यूरेटली डाटा को जो है वो क्लासिफाई करेगा। जी वजी पढ़ें आप इसको।